नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि हम जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्टैटिक हैं, जो चेंज नहीं होती हैं जल्दी से, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। और उसमें उसके तहत हमने एक तो ग्रामर शुरू किया था और एक हमने भूगोल शुरू किया है 6 क्लास से लेके वो हम 10th तक की जो कंप्लीट करेंगे। अभी जो ग्रामर वाला जो सिलेबस चल रहा है वो 9th और 10th का जो ग्रामर का सिलेबस होता है हम वही मैंने स्टार्टिंग से कवर करना शुरू किया था। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये वो सिलेबस है जो मैंने आपको डे 1 दिया है। ठीक है, ये आपको ये यूपी बोर्ड का 9th और 10th का ग्रामर का सिलेबस है। ठीक, अब मैं आपको इसमें से ये बता रही हूँ कि हम लोगों ने कितना कवर कर लिया है इसमें से। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, ये वाला पार्ट हो गया है हमारा, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। सेंटेंसेस के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी और ये भी हो चुका है। और मैंने आपको एक दिन ये भी बता दिए थे कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। अब देखिए, अब ये है मेजर पार्ट, जो ये 10 नंबर पे दिख रहा है ना आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम इसको शुरू करेंगे और मैं वो ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पहले से कि आप इसको बहुत धैर्य से पढ़िएगा, इस वाली जो ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें रटने वाली ज़्यादा होंगी। यहाँ पे समझने के मुकाबले रटना आपको ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं हैं। यहाँ पे आपको जो दिखेगा वैसा होगा नहीं, जैसा आज तक आप देखते आ रहे थे वो चीज़ें होंगी नहीं इसमें एक्चुअली। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वर्ब जो लिखा हुआ है ये भी यहीं पे आ जाएगा, फिर ये इसी में शामिल हो जाएगा वर्ब। ठीक, वैसे तो मैंने मोटा मोटा आपको ये एक बार बता भी दिया था, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये इसी में शामिल होना है। क्योंकि इसमें हम 8 चीज़ें पढ़ेंगे, 8 चीज़ें पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आ गया ना वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। समझ गए आप? तो 8 हो गए ये। हम इनको एक एक करके पूरा कायदे से पढ़ लेंगे और मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की कि अगर आपने हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ा जितनी शिद्दत से मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको कभी फिर ग्रामर की ज़रूरत इस तरह की पड़ेगी नहीं कि आपको बहुत कुछ इसमें सीखने समझने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको कुछ माइनर चीज़ें रटनी वटनी पड़ेंगी, जैसे भाई कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं वो आपको रटने पड़ेंगे। जैसा कि बहुत सारा काम तो मैंने आपका करवा ही दिया है। अभी जिस बच्चे ने भी वो पूरा एकदम वो स्टार्टिंग डे से जो उसको दिया जा रहा है वो याद कर रहा है, तो उसे पता भी नहीं चला और उसने बहुत सारी सारी वर्ब की फॉर्म उसने याद कर ली हैं। और कुछ उलझे हुए जो शब्द होते हैं जो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं वो भी उसने कर लिए हैं। और अभी आने वाले 4 से 5 दिन में ऑलमोस्ट इतनी वोकेबलरी उसके हाथ में हो जाएगी कि उसको ज़िंदगी में कभी वोकैब का कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये उसी के लिए होगा जिसने कायदे से चीज़ों को निपटाया है। जैसे जैसे चीज़ें चल रही थी उसने उसी लाइन लेंथ में उन चीज़ों को वो याद करता चला गया, पढ़ता चला गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं इंशाल्लाह। चलिएगा, अभी हम देखते हैं कि आगे का जो हमें आगे पढ़ना है वो क्या है। ठीक है, अभी हम आज से जो शुरू करेंगे, आज से हम शुरू करेंगे एक नई चीज़, और वो ये है हमारा क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, तो पार्ट ऑफ स्पीच के स्टार्टिंग मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे हम क्या क्या करने वाले हैं और कितनी कितनी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, जिससे कि आप लोग डरे नहीं। देखिए साहब, ये वाला जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैंने अभी आपको सिलेबस में एक चीज़ दिखाई है उसी का मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको एक बार सिलेबस फिर से दिखा देती हूँ। जैसे कि ये सिलेबस में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 नंबर पे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये थोड़ा छोटा अभी दिख रहा है, देखिए अभी थोड़ा बड़ा दिखा होगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना 10th नंबर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ इसमें कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, और आज हम क्या शुरू करेंगे। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, पहले आप ये समझ लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या क्या है। देखिए साहब, हमने डे 1 मैंने आपको एक बात बताई थी कि ए से लेके जेड तक के जो ये हैं इनको लेटर कहते हैं हम।
लेटर ही तो कहा जाता है इनको हम हिंदी में वर्ण कहते हैं, अल्फ़ाबेट है ये। जब इन वर्ण में से दो या दो से ज़्यादा जो अल्फ़ाबेट हैं उनको एक साथ लिखा जाता है और उनका कोई अपना एक मतलब होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, वर्ड कह देते हैं या शब्द कह देते हैं। यही तो था। और जब वर्ड प्लस वर्ड मिल जाते हैं और उनका भी अपना कोई सार्थक मतलब होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम वाक्य कह देते हैं, सेंटेंस कह देते हैं। यही तो था, यही तो मैंने आपको बताया था। अब देखिए साहब, जैसे एक इंसान होता है ना, जैसे हम एक इंसान हैं, पूरा हमारा अपना एक नाम है, हमारी अपनी एक कोई कास्ट है, हमारा अपना एक कोई धर्म है, हमारा अपना कोई एक लिंग है, हमारी अपनी कोई एक पहचान है। सेम वैसे ही एक वाक्य जो बनता है, जो एक सेंटेंस बनता है, उसमें जितने भी शब्द होते हैं उन हर शब्द की अपनी एक पहचान होती है, उस हर शब्द का अपना एक नाम होता है। वैसे ही सेम जैसे कि इंसानों के साथ होता है, समझ गए। जैसे अब देखिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा आई एम राम, ये पूरा सेंटेंस मैंने लिखा आई एम राम। तो देखिए साहब, ये जो आई है ना, ये है हमारा क्या, प्रोनाउन। इसका ये नाम है, इसकी अपनी ये पहचान है कि ये प्रोनाउन है। इसका अपना एक है वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो राम लिखा है ना, ये क्या है, ये नाउन है। ठीक, समझ गए आप बात को। अब एक सेंटेंस जो होता है, जो एक सेंटेंस जितने शब्दों से मिलके बना होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन शब्दों की जो जात बिरादरी है, मान लीजिए कास्ट ही मान लीजिए आप इसको, पार्ट ऑफ स्पीच को, उसमें सिर्फ 8 तरह के शब्द हो सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइप के शब्द नहीं होंगे। या तो मतलब शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है और कंजंक्शन हो सकता है। ये जो 8 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, एक सेंटेंस जो बनता है वो इन्हीं शब्दों से मिलके बनता है। ठीक, या तो कई सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि 8 के 8 उसमें आ जाएं, कई सेंटेंस में हो सकता है कि 2 आ जाएं, कई सेंटेंस में हो सकता है कि 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, 6 आ जाएं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 से ही बात बन जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं, आपको शायद समझ आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। यानी कि एक सेंटेंस में, एक जो सेंटेंस होता है उसमें जितने भी शब्द आते हैं उनकी जो अपनी एक पहचान है पर्टिकुलर, वही पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। और वो बेसिकली 8 होते हैं। 8 में से हम आज पढ़ेंगे नाउन को, क्योंकि नाउन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा जल्दी से। वैसे तो ये इतना नहीं है जितना आपने पढ़ा है, आपने सिर्फ आज तक इतना पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, पीपीटी है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। आप इसको पीपीटी करके याद कर लीजिए। पीपीटी एक्चुअली होता क्या है, देखिए पीपीटी वो होता है, जैसे एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था, मैं बता देती हूँ, क्या मैं आपको दिखा देती हूँ ये पीपीटी होता क्या है। एक सेकेंड रुक जाइए, आप होल्ड करिए, बस ये खुल जाए मेरा पावर पॉइंट। नॉट नाउ, चलिए इग्नोर करते हैं इसको, हम ओपन करते हैं। देखिए साहब, यहाँ देखूँ, है देखिए, जैसे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुलेगा, क्या हो रहा है, हाँ देखिए, ये जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरह के जो आ रहे हैं, ये अलग अलग, ये चेंज हो रहा है ना बार बार, ये सब, तो ये इनको कहा जाता है एक्चुअली पीपीटी। ठीक है, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब हम जो पढ़ रहे थे, आप अपनी बात पे आइए। ये मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया है कि आप नाउन हम किसे कहेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति या अगर स्थान का नाम है तो वो हमारा नाउन है, वो हमारा क्या है,
नाउन है। ये तो हुई नाउन की एक सिंपल डेफिनेशन, जैसे कि जिसे आप कह दीजिए कि जो आप अब तक पढ़ते आ रहे थे, एक बहुत मोटी मोटी डेफिनेशन, बच्चों वाली डेफिनेशन। बेसिकली नाउन का अस्तित्व बहुत बड़ा है। आप एक बार नज़र उठाएंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में हर चीज़ तो नाउन ही है, बचा ही क्या है। खैर, ये चीज़ मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा दूँगी थोड़ी सी देर बाद, आप पेशेंस रखिए। देखिए, इसके टाइप होते हैं कितने, नाउन होता है जी 5 प्रकार का। नाउन होता है 5 प्रकार का। उसमें सबसे पहला जो नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा जो होता है वो होता है कॉमन नाउन। तीसरा जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा जो होता है वो होता है मटेरियल नाउन। घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो काम बनेगा नहीं, और मैं आपको एकदम इजी बता दूंगी, आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक होता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन के टाइप हैं। इतने टाइप का नाउन हो सकता है। थोड़ी देर में आप कहेंगे कि भाई अब इसके अलावा बचा है, कि अब तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ नाउन ही है, आपको ऐसा फील होगा। देखिए साहब, अब एक एक को हम समझते हैं कि कौन से की क्या ख़ास बात है। पहले हम चलते हैं प्रॉपर नाउन पे, ठीक है। प्रॉपर नाउन पे जो ये मैंने डेफिनेशन आपको बताई ना, पीपीटी, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जो नाम होता है वो होता है हमारा नाउन। मैंने आपसे ऐसा कहा। इसमें क्या है कि पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग्स हो, लेकिन 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 साथ में हमें ये देखना है कि वो पर्सन, प्लेस और थिंग्स कोई सिर्फ एक होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम समझेंगे इसको। जैसे मैंने कहा आई लिव इन दिल्ली। देखिए साहब, पहले तो आप इसमें ये देखिए कि नाउन क्या है। या तो किसी पर्सन का नाम आया हो, या किसी व्यक्ति का नाम आया हो, या किसी किसी पर्सन का नाम आया हो, या किसी प्लेस का नाम आया हो, या किसी थिंग का नाम आया हो, तो वही हमारा नाउन होगा। तो उस हिसाब से तो नाउन भाई ये हुआ कि नहीं हुआ। अब मैंने इसमें कहा है कि ये भी नाउन तो है, उसमें भी कौन सा नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दिल्ली एक ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर है। इसका हिंदी मतलब होता है व्यक्तिवाचक। अब मुझे लगता है हिंदी आप ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, पर चलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए बता दिया व्यक्तिवाचक। अब देखिए, मैं मान लीजिए दूसरा ऐसा कहती हूँ कि राम इज़ माय फ्रेंड। देखिए, राम नाम के बहुत लोग हो सकते हैं जिनका नाम राम होगा, लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरा फ्रेंड है, तो वो तो एक है ना, ठीक। जब भी किसी एक के बारे में बात हो, किसी एक पर्सन, प्लेस या थिंग, यानी कि जो एक है, अपने आप में अकेला है ना। जो राम है वो मेरा दोस्त, जो राम है वो अकेला है। राम नाम के बहुत होंगे, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो अकेला राम है, ठीक है। तो वो कैसा हुआ, वो प्रॉपर हुआ। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन वो होता है किसी कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो कि अकेली हो, ठीक, वो हमारी प्रॉपर नाउन कहलाती है, ठीक। समझ के बात। चलिए अब आते हैं हम दूसरे बात पे। ये है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों का काम हो जाएगा, एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, जो किसी एक वर्ग या एक जाति के व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताता हो, पूरी जात को। जैसे गर्ल्स, जैसे गर्ल हो गया, सारी लड़कियों की बात होगी ना, गर्ल, बॉय, सारे लड़कों की बात होगी, है ना। राजा, सारे राजा, क्वीन, सारी क्वीन, ठीक। सिटी, सारी सिटी की बात होगी। मतलब जब किसी एक वर्ग या जाति के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसी को कहा जाता है कॉमन। कॉमन है, जिससे हमें किसी पर्टिकुलर का पता न चले। जैसे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं वहाँ, ठीक, तो मैंने कहा गर्ल्स, मान लो हमने बुलाया गर्ल्स, तो जितनी लड़कियां होंगी वहाँ प्रेजेंट जिनको मेरी आवाज़ गई होगी, सब ने मुड़ के देखा होगा, तो क्योंकि वो
कॉमन नाउन बुलाया मैंने। अगर मैं कहती कि गीता, गीता, तो उसमें जो गीता नाम की होंगी वो मेरी तरफ देखेंगी, तो जो गीता नाम की थी वो प्रॉपर नाउन हो गई। और अगर मैंने कहा गर्ल तो वो कॉमन नाउन हो गई। मतलब सबके लिए जो शब्द सबके लिए यूज़ हो रहा है, जो शब्द सारे, जिनसे बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे स्थान का, बहुत सारी वस्तुओं का जो बोध करा दे जो शब्द, वो हमारा कहलाता है कॉमन नाउन। ठीक है साहब, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब आ जाइए कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन की तरफ, जब कोई ऐसा शब्द जिससे समूह का बोध हो, जैसे क्लास, जैसे आप क्लास कहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किसी एक बच्चे की क्लास नहीं होती, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ही बच्चे होंगे। ठीक है, होंगे ना, तो उसको कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे जूरी होती है, जज जो होते हैं, जो अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकट्ठे जज एक साथ है तो उसको जूरी कहा जाता है। समझ गए। कमेटी, कमेटी समिति जो होती है, कमेटी में एक ही आदमी नहीं होता, कमेटी में कई सारे आदमी होंगे तो वो कमेटी बन जाती है, समिति। समझ गए जी बात को। तो जब जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, जिस नाउन से कलेक्टिव फीलिंग आ रही हो, एक समूह की फीलिंग आ रही हो, तो वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक, अब अगला आ जाइए आप, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, जो भी पदार्थ, जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध हो। पदार्थ वो होते हैं जिनसे कि दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे हमारे क्या हैं, ये मटेरियल हैं, पदार्थ है। इसे हिंदी में पदार्थवाचक भी कहा जाता है। कलेक्टिव को कहा जाता है समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है जी। तो जैसे समूहवाचक में क्लास ले लीजिए, टीम ले लीजिए, ऑडियंस जो होते हैं वो ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो आती हैं कलेक्टिव, जिन्हें हम इकट्ठा, जिन्हें समूह में बहुत सारे आदमी होते हैं और उसको किसी एक वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे टीम है, किसी एक आदमी की टीम थोड़ी होती है। टीम तभी तो कहा जाता है कि जब उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, तभी तो टीम बनती है ना। तो कलेक्टिव नाउन। मटीरियल नाउन वो हो गया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। सोना, चांदी, लकड़ी, तांबा, पीतल, सब कुछ इसमें आ जाता है, पदार्थ जो होगा। ठीक है। अब देखिए साहब, ये सबसे लास्ट वाला जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ऐसा वाला नाउन है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप उसे छू नहीं सकते। ऐसा कोई गुण, कोई भाव, कोई क्रिया या कोई अवस्था, क्या क्या आता है इसमें साहब, गुण, ऐसा कोई गुण हो, ऐसा कोई भाव हो, ऐसा कोई क्रिया हो या ऐसी कोई अवस्था हो। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताती हूँ क्या हो सकता है। देखिए, ब्रेवरी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, चलिए ऑनेस्टी, ब्रेवरी माने होता है बहादुरी, होता है ना बहादुरी। बहादुरी एक गुण है। मैंने अभी बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप उसे छू नहीं सकते। क्या आपने देखा है कि बहादुरी कैसी दिखती है? लंबी है, मोटी है, काली है, गीठी है, कैसी है? देखा है आपने? आदमी है, औरत है, किस तरह की है? लंबे दांत हैं, काले दांत हैं, सफ़ेद बाल हैं, लाल आँखें हैं, कैसे कैसी है बहादुरी? आप सिर्फ उसको फील करते हैं कि अच्छा बहादुर है ये इंसान, इसने बहादुरी का काम किया है, ऐसा। ठीक, ऐसी ऑनेस्टी होता है। ऑनेस्टी एक गुण है, ईमानदार होना एक गुण है, लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी को देखा है? आपने उसे महसूस किया होता, आपने कभी उसे देखा नहीं होता है। समझ रहे हैं आप बात को? हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब होता है घृणा। घृणा, कभी आपने घृणा को देखा है? कैसी है? डायन जैसी दिखती होगी, है ना? लेकिन नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लाफ्टर, हंसी, क्या आपने हंसी देखी है? नहीं। हम हंसी को महसूस करते हैं, हम वैसा एक्सप्रेशन देखते हैं कि जब लोग ऐसा करते हैं, जब मुंह बाढ़ के हैं, तो
हमें लगता है अच्छा हमने फील कर लिया कि वो बंदा हंस रहा है, ऐसा जो एक्शन जो होता है उसको हम फील कर जाते हैं, क्रिया, है ना। अवस्था में क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे गरीबी। गरीबी आपने देखी है कैसी होती है, गरीबी को हम महसूस करते हैं, होता है ना ऐसा, गरीबी को हम महसूस करते हैं। जैसे ऐसे ही होता है यूथ, जवानी, जवानी को हम फील करते हैं, हमने उसे देखा नहीं है कैसी होती है, कि हम कहीं पकड़ के अच्छा ये जवानी है, ऐसा नहीं, हम उसे फील करेंगे किसी को देख के, अच्छा ये जवान है ना, वैसी वाली चीज़। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो अब आपको ऐसी फीलिंग आने लग गई होगी कि फिर बचा क्या, सारी चीज़ें तो नाउन ही हो गई, कुछ कॉमन में आ गई, कुछ प्रॉपर में, कुछ कलेक्टिव में, कुछ मटेरियल में और कुछ एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, एक हम इन पांचों के, ये जो 5 आपने पढ़े हैं यहाँ पे, आप इसको पहला मान लीजिए, ये जो 5 पढ़े हैं इन 5 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं साहब। एक हो सकता है काउंटेबल हूँ और एक हो सकता है अनकाउंटेबल हूँ। काउंटेबल वो होते हैं, वो वाले नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ तोला जाता है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम ना तो तोल सकते हैं ना नाप सकते हैं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, ना तो गिन सकते हैं। ब्रेवरी गिनी जाती है, ब्रेवरी को आप तोलेंगे कि आधा किलो ब्रेवरी है इसमें, 50 ग्राम बहादुर है ये, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है कभी? ये ईमानदार तो है लेकिन ये 250 ग्राम है सिर्फ, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप सिर्फ फील ही करेंगे, ना उनकी नाप होती, ना उनकी तोल होती, ना उनकी कोई रूप होता, उनका कुछ नहीं होता, आप सिर्फ महसूस करते हैं। तो आप नाउन को मोटे मोटे अगर बांटें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांट लीजिए। वैसा वाला नाउन जिसको गिना जा सके और वैसा वाला नाउन जिसको ना गिना जा सके, जिसको तोला जा सकता है। जैसे चावल हम लेते हैं तो ऐसा थोड़ी लेते हैं दुकान पर जाके कि 10 चावल दे दीजिए, ऐसा कहते हैं? कभी कहा है ऐसा कि चलिए आप 20 चावल दे दीजिए आज? नहीं कहते। हम उसको कहते हैं कि भाई आधा किलो दे दो, 1 पाव दे दो, 1 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 50 किलो दे दो, ऐसे कहते हैं। यानी कि वो तोला जाता है, उसको तौलते हैं, है ना। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें जिन्हें हम गिनती में लेते हैं, जो गिनती में आती हैं, उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी देखिएगा, अभी ये ऐसा नहीं, आप ये मत मान के चलिए कि ये ख़त्म हो गया। नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है, ये नाउन ही नहीं और भी कई सारी चीज़ें, जितने भी 8 के 8 जो हैं, इन हर किसी के अपने नियम कानून हैं और वो अभी ये कई दिन चलेगा चैप्टर, कई दिन तक चलना है। जो कि अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ इसकी जो इसमें निटी-गिटीज़ हैं, मतलब बहुत पतली पतली छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, तो बहुत लंबा खिंच जाएगा और आपके सिलेबस में इतना आना नहीं है। तो इसलिए आपके सिलेबस के हिसाब से नाउन का सिर्फ इतना भाग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ इतना जानें कि नाउन कौन से होते हैं और कौन सा नाउन होता है। तो हम सिर्फ इसको मोटा मोटा पढ़ते चलेंगे, हम इसको बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे। अगर मैं आपको बारीकी से पढ़ाने जाऊंगी तो मुझे लगता है कि 1 महीने तक ये नाउन ही चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा होता है ये। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूल होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और ऐसे रूल्स जो कि आपको याद करने में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं पहले क्या कर रही हूँ कि आपको एक सिक्योर फेज में ले जा रही हूँ, ताकि आपको ये लगे कि अच्छा सिलेबस ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हम पहले ये सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से जब दोबारा इसको शुरू करेंगे, तो फिर हम दोबारा से जब शुरू करेंगे तो हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच से ही शुरू करेंगे। समझ में आई बात आपको? तो इसलिए अभी आज हमने क्या ख़त्म कर लिया, नाउन ख़त्म कर लिया। कम से कम आपको मोटा मोटा पता तो हो नाउन होता क्या है। समझ गए बात? तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही है। कल हम प्रोनाउन जानेंगे या वर्ब जानेंगे, कुछ भी जो मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है, तो फिर मैं उस हिसाब से 8 के 8 आपको मोटा मोटा बता दूंगी कि कौन सा क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं और कैसे होता है वो, ताकि आपको एक मोटा मोटा आपकी समझदारी सी उसमें बन जाए। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से। चलिए अभी के लिए हो गया है जी
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।